गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में हम पुनः स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं, मोनिज्म एंड प्लुरलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद। तो संप्रभुता जो है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी राज्य की अवधारणा में संप्रभुता तत्व का होना अति आवश्यक है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में या आपने पुराने 11th-12th में जब कभी भी आपने राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में अध्ययन किया है तो आपको ये बात पता है कि राज्य को बनाने के लिए 4 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है 4 प्रमुख तत्व अगर ये उपस्थित हैं तो ही कोई जो है व्यवस्था, राष्ट्रीयता या राष्ट्र राज्य की श्रेणी में आता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए अर्थात भूमि, और सरकार होनी चाहिए, और एंड में संप्रभुता। 4 तत्व हुए, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। अगर कोई ऐसी जमीन है जहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। चारों के चारों तत्वों का होना किसी भी राज्य के लिए अति आवश्यक है। अब इनमें भी जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, आपके पास जनसंख्या भी हो, आपके पास निश्चित क्षेत्र भी हो और आपके पास सरकार भी हो, लेकिन अगर आपके पास संप्रभुता नहीं है किसी राज्य के पास तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अपना भारत जो है 1947 तक राज्य की श्रेणी में नहीं था, वो उपनिवेश की श्रेणी में था, क्योंकि हमारी संप्रभुता ब्रिटेन के पास थी। और जब ब्रिटेन से जब हमारी जो है हमें स्वतंत्रता मिली तो इसका मतलब हुआ कि हमें संप्रभुता प्राप्त हो गई और तब हम जो है एक राज्य की श्रेणी में आए। तो ये एक प्रमुख तत्व है। तो राज्य के लिए एक संप्रभुता का वही तत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए उसके प्राणों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना आप किसी भी राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। एक मनुष्य है, अच्छा भला दिखता है, उसकी सांस खत्म हो जाती है तो वो ही जो है मृत शरीर में परिवर्तित हो जाता है और उस सांस का पता भी नहीं चलता कि जो है। ऐसे ही संप्रभुता जो है वो दिखती नहीं है, महसूस होती है, अनुभव की जाती है, और वही जो है प्राणों का जो महत्व है वही जो है संप्रभुता का महत्व है। तो संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता के प्रकार क्या हैं, संप्रभुता की पहचान क्या है, किस चीज़ को हम जो है संप्रभुता के उसमें माने, तो इसके बारे में हम आगे संप्रभुता के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, संप्रभुता जो शब्द है ये इंग्लिश जो पर्यायवाची शब्द है सॉवरेनिटी, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस शब्द से लिया गया है। सुपर शब्द का तो मतलब होता है सर्वोच्च और एनस का मतलब होता है शक्ति। तो सुपर और एनस का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो इस प्रकार वर्तमान में संप्रभुता के इसी अर्थ को लिया गया है। राजनीति विज्ञान के जितने भी ज़्यादातर जो विचारक हैं वो संप्रभुता के बारे में अपने भिन्न भिन्न विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में या राजनीति के संदर्भ में किसी भी मूल विषय के ऊपर एक मतता या विचार विभिन्नता की स्थिति निरंतर पाई जाती है और एक पर्टिकुलर सिद्धांत पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की गई हैं। तो ये तो हम हमारे हर विषय के लिए कह सकते हैं कि इस विषय के ऊपर विचारों में एकमतता नहीं है और सभी विचारकों ने अपने अपने संदर्भ में इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो लॉर्ड ब्राइस ये कहते हैं कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से है। तो जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे पहली जो संप्रभुता की ऑथेंटिक जो व्याख्या की थी जीन बोंदा ने की थी।
तो जीन बोंदा के द्वारा परिभाषा ये है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। Sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subject unrestrained by law, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जीन बोंदा ने ही इस बात को कहा कि उस शक्ति के ऊपर मेन बात यह है कि जो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं हो, है ना। इसके बाद में ग्रोशियस ने भी यही कहा कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य किसी अन्य पर आश्रित ना हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता हो। डुगवी ने भी यही कहा है कि संप्रभुता राज्य को आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य निश्चित क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश जारी कर सकता है। बर्गेस ने भी ये कहा है कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन वे उनके समुदाय के ऊपर राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति होती है। बिलोवी ने बहुत ही छोटे शब्दों में इस लघु परिभाषा इन्होंने दी है और इन्होंने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। अब ये होता है कि हम जो बात करें कि संप्रभुता की जो ये परिभाषाएं थी इनमें भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं तो ये कहा गया है कि निश्चित क्षेत्र में सर्वोपरि शक्ति है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। लेकिन इनमें कोई भी परिभाषा को अपन पूरे अर्थों में पूर्ण नहीं कह सकते क्योंकि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता। उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं थी इन्होंने आंतरिक संप्रभुता को व्यक्त किया है और बाहरी संप्रभुता के बारे में कोई चर्चा इन्होंने नहीं की है। देखिए, आंतरिक संप्रभुता का तो ये मतलब होता है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समुदायों से हायर होता है, उच्चतर होता है और उसने अपने निश्चित क्षेत्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जो निवास करते हैं उनको जो है वो आदेश देने का क्या रखता है, बताओ, अधिकार रखता है। और अगर कोई अधिकार को ना, उसकी पावर को ना माने, अगर राज्य ने हमें कोई आदेश दिया और कोई कानून बनाया, हमें पालन करने के लिए कहा और हम उसको नहीं मानते हैं तो वो जो है शक्ति के बल पर उनको मनवाने का आधार भी रखता है। समुदायों के द्वारा इन आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है और इन आज्ञाओं का पालन कहीं भी, अपील जो है इनके खिलाफ कहीं भी नहीं की जा सकती है। तो गार्नर ने यह कहा है कि संप्रभुता राज्य की संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति और सभी समुदाय इसके अधीन होते हैं। अर्थात कोई भी ये कहने का अधिकार नहीं रखता है कि मैं सरकार के आदेशों को नहीं मानूंगा, उसको मानना होता है। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य ये है कि अभी तो अपन ने देखा कि देश के अंदर, अब बाहरी संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता, अब्रॉड, विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को ये पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी अन्य देश के साथ में जैसे चाहें वैसे संबंध स्थापित करें। कानूनी दृष्टि से चाहे तो मित्रता रखें, चाहे युद्ध करें, चाहे तटस्थता करें, कोई भी मार्ग वो अपना सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य ये कह सकता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो जो उसका स्वयं की जो मर्जी है वो ही उसके संप्रभुता के अंतर्गत आती है। हालांकि इसके बहुत सारे अपवाद हैं लेकिन शासक के ऊपर कोई अपवाद नहीं है। तो आधुनिक राज्य संप्रभुता संपन्न होता है, वे अन्य राज्यों के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। उसके संबंध में वो अपनी इच्छा को किसी बाहरी राज्य से प्रभावित हुए बिना व्यक्त कर सकता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं, किसी राज्य की विदेश नीति है वो स्वतंत्र नहीं होती है और दूसरा उसको प्रभावित करता है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन सामने आती है तो वो राज्य संप्रभु राज्य नहीं हो सकता है ना।
तो संप्रभुता के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों को अगर हम देखें तो एक सर्वमान्य जो परिभाषा है वो इस प्रकार से कही जा सकती है कि संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है ना। अब अपन आगे आते हैं कि जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित जो है वो लक्षण बताए जा सकते हैं कि आखिर संप्रभुता को हम पहचाने कैसे, या संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला जो बात है वो है निरंकुशता, अब्सोल्यूटनेस। अब्सोल्यूट होती है निरंकुशता। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति है और जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है कि सर्वोच्च शक्ति हमेशा निरपेक्ष और निरंकुश होती है। आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में सर्वोच्च और निरंकुश होती है। आंतरिक मामलों में सभी व्यक्तियों समुदायों पर नियंत्रण रखती है, अपनी आज्ञा को मनवा सकती है और बाहरी क्षेत्र में दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में पूर्णतया स्वतंत्र होती है। वैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टिकोण से आंतरिक व बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये मौलिकता, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, संप्रभु की मौलिकता का अर्थ है कि उसको सत्ता किसी ने दी नहीं है, प्रदत्त नहीं है, ये उसकी अपनी है। अगर हम प्रदत्त वाले व्यू को अगर मानते तो इसका मतलब जिसने दी है, और जिसने दी है तो फिर जो है वो राज्य की प्रभु सत्ता से ऊपर रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी दी हुई वस्तु को वापस ले सकता है। तो प्रभु सत्ता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से ऊपर किसी अन्य हायर पावर का अस्तित्व असंभव है। इसके बाद में है तीसरी विशेषता, ये सर्वव्यापकता है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति सभी समुदाय के ऊपर प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है। कोई भी संप्रभु इस जो है कि इस शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। अगर किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो वो विशेषाधिकार भी राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसका एक ही अपवाद होता है, वो है राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर देश में राजदूत जो है उनका आवास होता है, ए प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। तो जिस देश में राज्य का वो प्रतिनिधित्व करता है तो उसके दूतावास वाले एरिया में उसी देश के कानून लागू होते हैं जहाँ पर वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह सिद्धांत संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य का दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। यदि कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए इन सुविधाओं को वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है। चौथी विशेषता ये है कि ये स्थायित्व है। अनेक बार संप्रभुता को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा का या सरकार का, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, संप्रभुता निरंतर विद्यमान रहती है। तो संप्रभुता का अंत करना राज्य को अंत करना होता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान में ये प्रचलित है कि राजा मृत है और राजा चिरायु हो, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। मतलब एज अ पर्सन होने के कारण वो जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़ा रहता है, लेकिन एज अ पद होने के कारण वो निरंतर चलने वाली संस्था है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था है जो कभी समाप्त नहीं होती है। अगर आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, किसी न किसी को जीत लिया, तो जीतने वाले व्यक्ति के हाथ में वो हाथ में चली जाती है। तो स्थायित्व का मतलब ये है कि जब तक राज्य कायम है तब तक संप्रभुता
कायम है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु हो जाए या पद से हट जाए या राज्य का पुनः संगठन हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य समाप्त हो गया। जो भी व्यक्ति इसको हैंडल करता है, जिसके पास में पावर होती है, उसी के पास में सॉवरेनिटी रहती है। फिर है अपृथक्करणीयता, है ना। अपृथक्करणीयता होती है कि संप्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है। यदि राज्य को अगर आप नष्ट किए बिना आप संप्रभुता को त्याग नहीं सकता। संप्रभुता बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे व्यक्ति के अंदर प्राण या सांस। कोई भी व्यक्ति अपनी सांस को अलग नहीं कर सकता। सांस को अलग करता है तो आत्महत्या के समान है। तो अगर कोई हिस्सा अलग होता है या कुछ संप्रभुता उस हिस्से में अलग होती है तो ये संप्रभुता पृथक नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता का हस्तांतरण हो जाता है। संप्रभुता किसी भी राज्य का एक व्यक्तित्व है, उसकी आत्मा है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के व्यक्तित्व को आप उससे अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे को दे नहीं सकते, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता किसी अन्य को आप नहीं दे सकते, है ना। ये बात है। संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसको विच्छेद नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। पर यहाँ पे रूसो ने सामान्य इच्छा को संप्रभुता में माना है। इसके बाद में अगली जो विशेषता है वो है अनन्यता, एक्सक्लूसिवनेस। राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों को नहीं होना है। अगर है तो इससे राज्य की एकता भंग हो जाती है और वो संप्रभुता नहीं मान सकते। और अंतिम जो विशेषता है वो है अविभाज्यता। इसका प्रमुख लक्षण है कि आप संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती। अगर आप उसे विभाजित करते हैं तो उसका मतलब है कि उसे एक से अधिक राज्यों की जो है वो आप निर्माण कर रहे हैं। तो संप्रभुता का अगर आप विभाजन करते हैं तो ये धोखा है। गैटल ने भी यही कहा है कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। तो संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक ही समय में और एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। हालांकि ये जो विशेषता है इंडिविजिबिलिटी, इसके बारे में अनेक विचारक सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुलवादी जो अवधारणा है जो बाद में संप्रभुता के इस अद्वैतवादी सिद्धांत के विरुद्ध खड़ी हुई, तो वो यूँ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य की सत्ता अन्य समुदायों में भी विभाजित होती है। लॉवेल, फ्राइस और बहुत सारी चीज़ें हैं, लास्की, वो कहते हैं कि संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन राज्य में कुछ विचारक ये कहते हैं कि ये अन्य दृष्टिकोण से तो हो सकता है, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से संप्रभुता अविभाज्य होती है, क्योंकि संप्रभुता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग जो है संविधान में संशोधन करने वाली संस्था ही करती है। तो इस प्रकार जो है ये तो थी संप्रभुता की विशेषताएं जो अनिवार्य रूप से संप्रभुता के अंतर्गत में पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संप्रभुता को हम कैसे पहचानें, किन किन रूपों में हमें संप्रभुता जो है वो देखने को मिलती है। संप्रभुता का शब्द जो है विविध अर्थी शब्द है और इसके बारे में अनेक भ्रांतियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं और हम जो है जान नहीं पाते हैं कि संप्रभुता क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विचार और मत भिन्न की स्थिति अगर राजनीति विज्ञान के किसी विषय पर है तो वो संप्रभुता पर है। तो पहला अंतर तो ये सारा जो रूप है वो है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी। देखिए इसका मतलब है नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, जैसे भारत और ब्रिटेन, जहाँ नाम मात्र की जो संप्रभुता है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक संप्रभुता जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसा इकाई जिसके पास सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण शक्ति हो, किंतु व्यवहार में उस शक्ति का प्रयोग वो स्वयं अपने विवेक के आधार पर नहीं करके
बल्कि व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर अन्य कोई व्यक्ति करे, जैसे भारत का, है ना। तो ये औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का जो अंतर है, ये केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही देखने को मिलता है। दूसरा जो अंतर है, विविध रूप में वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो पहले हम आपको वैधानिक संप्रभुता के बताएंगे कि राज्य के अंतर्गत एक कानूनों का निर्माण करने वाली, उनका पालन कराने वाली जो भी सर्वोच्च शक्ति होती है और वो जिसके भी पास होती है, उसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। ये वही संप्रभुता है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है और वैधानिक दृष्टि से इस पावर के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ये धार्मिक निर्देश, नैतिक मान्यताएं, जनमत के आदेश सभी का उल्लंघन कर सकती है। तो गार्नर ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि वैध सत्ता वो निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांत और जनमत की उपेक्षा कर सके। तो इंग्लैंड में इसको संसद सहित सम्राट जो है वो वैधानिक संप्रभु है ना। तो इस प्रकार ये कहा भी गया है कि संसद इतनी शक्ति संपन्न है ब्रिटेन के संदर्भ में कि वो एक बच्चे को जो है उसके पूरी उम्र का या मृत्यु के बाद राजद्रोही, कहने का मतलब है कि अगर वो ये नियम बना दे कि भाई समस्त जो है बूढ़े व्यक्तियों को टेम्स नदी में डुबो दिया जाए, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि सरकार, क्योंकि उसको आप चुनौती नहीं दे सकते स्वयं से संबंधित, मतलब कहने का मतलब है कि वो वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति उसके बाद पास है। तो हम जो है कानूनी संप्रभु की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि ये निश्चित होती है और न्यायालय से स्वीकार करते हैं। यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। यह संगठित होती है, स्पष्ट होती है और विधि द्वारा मान्य होती है। वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है और व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते और यह असीमित व सर्वोच्च होती है। तो ये तो हुई वैधानिक संप्रभुता। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संप्रभुता की। देखिए, राजनीतिक संप्रभुता अमूमन जहाँ भी लोकतंत्रात्मक देश है, जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था वाले देश हैं, जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसे स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ तो राजनीतिक संप्रभुता और वैधानिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, तो वहाँ पर ये अंतर जो है वो देखने में मिलता है। वैधानिक दृष्टि से तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन वास्तविक रूप से उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध हैं, क्योंकि राजनीतिक जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होती है। अंतिम निर्णायक शक्ति जनता में निहित होती है और जो है जनता के कल्याण इच्छा के विरुद्ध कोई कानून निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता ही पार्लियामेंट के मेंबर्स को निर्वाचन करती है और उनको नियंत्रण करती है। तो वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण करने वाली जो जनता की जो शक्ति होती है उसको राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। वकील जिस संप्रभु को मानते हैं वो वैधानिक संप्रभुता है और वैधानिक संप्रभुता को जिस संप्रभुता के आगे सिर झुकाना होता है वो राजनीतिक संप्रभुता है। राजनीतिक संप्रभुता को कानून के द्वारा कोई मान्यता नहीं होती है, क्योंकि ये असंगठित होती है, ये अनिश्चित होती है ना, है ना। इसलिए तो दलीय राजनीति, लोकमत, प्रचार के साधन, इनके माध्यम से ये वैधानिक संप्रभुता को के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। तो जो है अगली जो बात है वो है विधित और यथार्थ संप्रभुता, है ना। विधित और यथार्थ संप्रभुता का मतलब होता है डी जूरी एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। देखिए, एक देश में संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति के को या समुदाय को या संगठन को शासन करने का अधिकार दिया जाता है वो तो होती है विधित संप्रभुता,
जो उसको कानून ने प्रदान किए। लेकिन एक देश के अंतर्गत व्यवहार में जिसको पास पावर है, अगर वो उसका शासन नहीं करता है या कोई और उसका शासन करता है, वो किसी और व्यक्ति से शासित होता है, तो उसे यथार्थ संप्रभुता कहते हैं। यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं व आदेशों का पालन व्यवहार में होता है, चाहे उसकी प्रभुता का आधार कानूनी हो या ना हो, है ना। तो सामान्यतः विधित और यथार्थ संप्रभु अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि कानून के द्वारा जिसको भी शासन करने का अधिकार दिया जाता है, व्यवहार में भी उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में विधित और यथार्थ संप्रभु अलग अलग हो जाते हैं। कई बार क्रांतियां हो जाती हैं, कई बार विद्रोह हो जाते हैं, कई बार शक्ति का प्रयोग के जरिए शासन शक्ति पर कब्जा हो जाता है, कई बार पुरानी सरकार के ऊपर नए लोग कब्जा कर लेते हैं। तो विधित संप्रभु तो पुरानी सरकार होती है और पावर नई सरकार में आ जाती है, क्योंकि पुरानी सरकार उस क्षेत्र में अपने आदेश मनवाने की स्थिति में नहीं होती है। और ऐसा इतिहास अगर आप उठा के देखते हैं तो कई बार देखने में मिलता है। जैसे हिटलर ने बेल्जियम और फ्रांस के ऊपर कब्जा किया था, क्रामवेल ने 1649 में इंग्लैंड में, लेनिन ने 1917 में रूस में, है ना। और इस तरीके से कई बार आप इस तरह के जो है वो देखने में मिलते हैं, है ना। तो जैसे अफ़गानिस्तान में क्रांति हुई, चिली में क्रांति हुई, आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ये चीज़ें देखने में आती है। जब विधित संप्रभु आतताई होता है तो जनता परिवर्तन कर सकती है और नवीन शासक को अपना समर्थन प्रदान कर सकती है। लेकिन विधित और जो है यथार्थ एक दूसरे से ज़्यादा दिन अलग नहीं रहते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में ही ये स्थिति क्लियर हो जाती है और व्यापक समर्थन के आधार पर वो विधित संप्रभुता भी प्राप्त कर लेते हैं। अब जो लोक संप्रभुता है, लोक प्रभुता की जब हम बात करते हैं तो लोक प्रभुता लोकतंत्र का एक आधारभूत तत्व है और इसके अंतर्गत अंतिम जो सत्ता है वो जनता में निहित होती है। इस लोक प्रभुता का जो सिद्धांत है, इसका जो मतलब उद्भव है मार्सिग्लू ऑफ पेडुआ के विचारकों के द्वारा हुआ। फिर रूसो ने सामान्य इच्छा का इसमें नाम दिया। तो आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और बन चुकी है। इसका ये मानती है कि शासन का अस्तित्व जनता की भलाई के लिए होता है और अगर आप जनता की इच्छा की अवहेलना करते हैं तो क्रांति का कारण बन जाती है। जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सरल वैधानिक साधन होने चाहिए। नियतकालीन चुनाव, लोक निर्णय, प्रत्यावर्तन आदि के द्वारा उत्तरदायी सरकार जो है वो होनी चाहिए, है ना। तो ये मानती है कि शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत ही किया जाना चाहिए। तो ये तो थी संप्रभुता के विभिन्न प्रकार। तो संप्रभुता के विभिन्न प्रकार के बाद में अब हम अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत। ये हमारे लिए अति आवश्यक है क्योंकि आपके सिलेबस में ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत सिलेबस में है और संप्रभुता की जो अद्वैतवादी अवधारणा है, एकत्ववादी अवधारणा है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है। तो वो हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।